नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी एकेडमी में। आज हम देखेंगे रोज़ कहानी का सारांश। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि की कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, पर उसे पंखा अवश्य झलती है। उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद ही इतना बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व तो बुझ सा गया है। अतिथि को उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितना बदल जाती है, यह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाता है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिससे उसके नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत होता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मन स्थिति के संश्लिष्ट अंकन में पूरी तरह से सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती की अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी, यह रोज का क्रम है। इसकी जानकारी भी पाठकों को यहाँ मिलती है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज एक जैसा ही है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। इस भाग में मालती, महेश्वर, अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही लगता है कि लेखक का अधिक ध्यान बाह्य दृश्य के बजाय अंतर्दृश्य पर है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे, रोगियों की टांग काटने या उसके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, पर अज्ञेय का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। इसलिए उसकी गतिविधियां तथा उसकी मन स्थितियों के अंकन पर लेखक ने अधिक ध्यान दिया है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही। क्यों यही उसकी नियति थी? बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को संभाले या बर्तन मले। ये काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या उसकी यही नियति है? इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों को कुशल रूप से दिखाया गया है। बच्चे का सोते सोते पलंग से गिरना उसके लिए सामान्य बात है, क्योंकि रोज ऐसा होता है। बच्चे की चोटें भी मामूली बात है, क्योंकि उसे रोज चोट लगती रहती है। मालती के मन पर लगने वाली चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती रहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है।
कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है और तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। रोज अज्ञे की चर्चित कहानी है जो विपदगा शीर्षक कहानी संकलन के पहले संस्करण में छपी थी। बाद में गैंग्रीन शीर्षक से भी विपदगा के 5वें संस्करण में प्रकाशित हुई। इस कहानी का उद्देश्य एक विवाहित युवती के जीवन चित्रण के माध्यम से नारी के सीमित संसार में घुटन और उसकी उदासी का चित्रण है। कहानी का शीर्षक भी मालती की रोज एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या और उबी हुई जिंदगी की ओर संकेत करता है। वह अतिथि के प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर मात्र देती है, स्वयं उससे कोई प्रश्न नहीं करती। उसके पास मानो कहने के लिए कुछ नहीं है। उसके मौन को उसका बच्चा सोते सोते रो कर तोड़ता है। वह उसे संभालने के कर्तव्य पालन में लग जाती है, मानो वह कर्तव्य पालन के लिए ही बनी है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है। इससे अतिथि को लगता है कि उसके आने से मालती को कोई खुशी नहीं हुई। इस आशय के प्रश्न का उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूँ में देती है। उसका आचरण उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की गवाही देता है। कहानी के दूसरे भाग में मालती की मनस्थिति का कुशल अंकन है। वह अतिथि के सामने बैठी दूर अतीत की स्मृतियों में मग्न है। इस तल्लीनता के कारण वह पति के द्वारा दरवाज़ा खटखटाने पर हिल नहीं पाती। उसका अंतर्द्वंद और मानसिक उथल पुथल उसके व्यवहार से व्यक्त हो जाती है। कहानीकार घटनाओं के विस्तृत वर्णन पर कम ध्यान देता है। घटनाओं की अभिप्रेरणाओं और पात्रों की मानसिकता को उघाड़ने के कौशल का परिचय अधिक देता है। आगे महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करके उसके जीवन को भी एक ढर्रे पर चलाता दिखाया गया है। पहाड़ी स्थानों के अभावों और सीमित वातावरण की यंत्रणाओं को महेश्वर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, पर महेश्वर की जीवन स्थितियों का अंकन करना लेखक का उद्देश्य प्रतीत नहीं होता। उनकी दिनचर्या प्रासंगिक रूप से आई है। कहानीकार का मुख्य उद्देश्य मालती की उदास जिंदगी को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है, जिसमें उसे सफलता मिलती है। महेश्वर और अतिथि के संक्षिप्त संवाद से सूचना मिलती है कि मालती पति के भोजन करने के बाद दोपहर 3 बजे और रात को 10 बजे भोजन करती है। यह क्रम भी रोज का है। बच्चे का बार बार रोना, मालती को उसे डांटना भी रोज का क्रम है। घंटे की गिनती करना भी उसकी भारी ऊब और जड़ता का सूचक है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा भारी हो गया है। घर में नौकर न होने के कारण मालती को ही बर्तन मांजने का उबाऊ काम करना पड़ता है, पर पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण उसमें भी बाधा आती है। वह पानी की बाट देखती रहती है। उसकी करुण स्थिति से अतिथि भी प्रभावित होता है और उसे लगता है कि वह भी उस घर के ऊपर मंडराती काली छाया का शिकार हो गया है। कहानी के अंतिम भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थितियों की चर्चा है। महेश्वर अस्पताल में आने वाले गैंग्रीनों के रोगियों का उल्लेख करता है, जिनकी टांग काटनी पड़ती है। मालती डॉक्टर महेश्वर की लापरवाही और अस्पताल की दुर्दशा पर व्यंग्य करती है, जो उसकी संवेदनशीलता का परिचायक है। कहानी एक रोचक मोड़ पर तब पहुंचती है जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटा हुआ है। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है। वह अखबार के लिए तरसती भी है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। यह इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें कुछ जिज्ञासा बची है, जो उसकी जिजीविषा का सूचक है। मालती की जिजाविषा के लक्षण कहानी में यदा कदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है, बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। इसके मूल में उसकी पति के प्रति निष्ठा और कर्तव्यपरायणता को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है, जो इसमें विश्वास करती है कि यही उसके जीवन का सच है। इससे इतर वह सोच भी नहीं सकती।
जिस प्रकार से समाज के सरोकारों से वह कटी हुई है, उसे रोज का अखबार तक हासिल नहीं है, जिससे अपने उपाऊ जीवन से 2 क्षण निकाल कर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उससे जुड़ने का, जानने का मौका मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचने, उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। कहानी के अंतिम भाग में बच्चे का पलंग से गिरने का उल्लेख है, जिसके प्रति मालती अधिक चिंतित नहीं है, क्योंकि वह रोज़ गिर पड़ता है। उसकी चोटें चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वे रोज़ लगती हैं। इस प्रकार रोज़ की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। इसलिए कहानी का शीर्षक रोज़ पूर्णतः सार्थक लगता है।